नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं इलेक्शन एजेंडा। आम इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग आज मुकम्मल हो गई और इसी के साथ 20 रियासतों से 91 पार्लिमानी हल्के के 1279 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद हो गया। मगरबी उत्तर प्रदेश के 8 पार्लिमानी हल्कों में मजमूई तौर पर 59.77% वोटिंग दर्ज की गई। यहां सहारनपुर में 63.76%, कैराना में 60%, मुजफ्फरनगर में 60.8%, बिजनौर में 60.6%, मेरठ में 59.4%, बागपत में 60.4%, गाजियाबाद में 55.2% और गौतम बुद्ध नगर में 58% वोटिंग दर्ज की गई। तेलंगाना के तमाम 17 सीटों पर हुए इंतखाबात में 60.57% पोलिंग दर्ज की गई। जी हां, ये तेलंगाना है जहां के हैदराबाद पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से असदुद्दीन ओवैसी भी किस्मत आजमा रहे हैं और इस बार आज ही के दिन उनकी किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो चुका है। महाराष्ट्र में हुए 7 पार्लिमानी हल्कों में मजमूई तौर पर 55.78% पोलिंग हुई है। मगरबी बंगाल की 2 सीटों पर 81% पोलिंग दर्ज की गई है। 81% बड़ा आंकड़ा है। असम में हुए 5 सीटों पर कुल 68%। आंध्र प्रदेश की तमाम 25 सीटों पर पोलिंग हुई, यहां 55% वोटिंग दर्ज हुई। तेलंगाना की भी सभी 17 सीटों पर वोटिंग का मजमूई फीसद 60 रहा और छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर बस्तर पर हुई पोलिंग में 56%। अंडमान निकोबार आइलैंड में 70.67%। वहीं जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मजमूई पोलिंग 54.49% रही। इन 2 में बारामूला भी शामिल है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले मरहले की पोलिंग को कामयाब बताया है, लेकिन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआरसीपी कारकुनों के दरमियान खूरेज झड़प हो गई। पथराव के नतीजे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। तो पहला दौर जो है वो हो गया, यानी हो गया पहला दौर, बाकी बचे 6 और। तो पहला दौर 11 अप्रैल को खत्म हो गया है, उसके बाद 18 और फिर 23 और 29 अप्रैल और फिर मई के महीने में 6, 12 और 19 को ये मुकम्मल हो जाएगा 7 दौर। तो पहला दौर कैसा रहा? अलग अलग हमारे नुमाइंदे हमारे अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समीर जुड़े हैं जम्मू से, मेरठ से तंजीर है, हैदराबाद से यानी रहमान है और कोलकाता से शबाना एजाज हैं। सबसे पहले रुख करते हैं, शुरुआत करते हैं जम्मू से। सबीर, 2 सीटों पर वहां इंतखाबात हुए और हालांकि काफ़ी वहां का जो माहौल रहा था, बीच में काफ़ी तरह की दिक्कतें थी सिक्योरिटी को लेकर और इससे पहले पंचायत के जो इंतखाबात हुए थे उसमें कई पार्टियों ने हिस्सेदारी भी नहीं की थी। तो इन सब माहौल के बीच में ये जो 2 सीटों पर इंतखाबात हुए हैं जम्मू कश्मीर में, कैसा रहा? जो अवाम का पार्टिसिपेशन है वो किस तरह का दिखा है? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बहुत ही दुख की खबर ये आई है कि हंदवारा में शाम होते होते, हालांकि 6 बजे तक कोई वहाँ इंसिडेंट नहीं हुआ किसी भी एरिया में, चाहे कश्मीर वैली की जो बारामूला सीट है या जम्मू में कोई बड़ी अनहोनी घटना नहीं हुई थी। लेकिन शाम होते होते जब एक जो पोलिंग पार्टी थी वो वापस जा रही थी पोलिंग बूथ से, तो उस पर पथराव किया गया और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक जो यूथ है, एक टीनेजर है, उसकी मौत वाक़ई हुई है और एक बहुत बड़ा ये जो है घटना हुई है, दुखद जो खबर मिली है हमें। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, जो आपने पूछा जो दिन का जो रहा, अगर पहले मैं कश्मीर वैली की बात करूं तो एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि हालात आपने खुद देखा कि हालात कितने खराब रहे हैं पिछले कई दिनों से या कई महीनों से, और लगातार जो मिलिटेंसी का एक बहुत बड़ा दौर रहा है पोस्ट बुरहान, कश्मीर वैली में बुरहान वानी की किलिंग के बाद। तो जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग और उसके बाद मिलिटेंसी बढ़ी थी और उसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम आज हो, क्योंकि हमने याद रहना चाहिए कि उससे पहले जब मिड टर्म पोल्स हुए थे पार्लियामेंट के, तो सिर्फ श्रीनगर में जब मिड टर्म पोल हुआ था तो उसमें कई लोग जो है जाँ बहक हुए थे उस पोल वायलेंस में, और फिर अनंतनाग का जो मिड टर्म पोल वो कर नहीं पाई सरकार और वो खाली रह गई। तो बहुत
बहुत अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे, खदशे जाहिर किए जा रहे थे सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि चाहे कुपवारा बेल्ट हो, कुपवारा में ज़बरदस्त पोलिंग हुई, एवं की जो बांडीपोरा है या ये बारामूला का है, तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छी पोलिंग हुई है। और जो लोग थे वहाँ पे वो बाहर निकले, उन्होंने वोट अपने डाले, और खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर थे उनमें ज़बरदस्त जो है एक जोश और खरोश देखने को मिला। और उन्होंने ये कहा कि वो डेवलपमेंट के लिए ये वोट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें तो जाहिर तौर पर जम्मू में हर वक्त हमने देखा है, और हम बिल्कुल रिपोर्ट इसको बराबर करते रहे हैं, आपने भी इसको देखा है कि यहाँ जम्मू में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पे जब भी वोटिंग होती, अभी आपने देखा पंचायत पोल्स में या म्यूनिसिपल पोल्स में ज़बरदस्त यहाँ पे वोटिंग हुई, और ये रुझान आज भी बरकरार रहा। और आज 72% से ज़्यादा जो है यहाँ पे वोटिंग हुई है इन सांबा में, जम्मू में, राजौरी और पुंछ में, जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे भी वही ट्रेंड रहा। यहाँ पे भी लोग जो है डेवलपमेंट के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि हम एक मजबूत सरकार चाहते हैं, हम एक अच्छी सरकार चाहते हैं जो हमारी आवाज़ सुने, जो हमारी मोहल्ले की, टाउन की तस्वीर बदले और हमारी तकदीर बदले। तो ये नारा लेकर वो आगे बढ़े और उन्होंने वोट डाला, और इस उम्मीद के साथ कि उनके हालात बदले। लेकिन कश्मीर वैली में जो लोग थे उन्होंने इसलिए वोट दिया क्योंकि वो वहाँ पे 35A, क्योंकि जिन लोगों से हमारी बात हुई उन्होंने ये कहा कि आज वो वोट न सिर्फ बिजली, पानी, सड़क के लिए दे रहे हैं, बल्कि वो वोट इसलिए भी दे रहे हैं ताकि जो 35A का जो इशू बना है और 370 का जो बड़ा इशू बना है उसका दिफा किया जाए। वो उस कैंडिडेट को पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं जो वहाँ पे इसका दिफा करे, क्योंकि आपको पता ही है 35A पे और 370 पर बहुत बड़ा एक इशू बन गया है जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ पे जो लोग थे वो आज ये कह रहे थे कि न सिर्फ डेवलपमेंट बल्कि हमें इन चीज़ों पर भी हम ये वोट दे रहे हैं। तो एक शिफ्ट आया है कश्मीर वैली में, जो पॉलिटिक्स है, जो वहाँ की सियासत है और जो वोटिंग रुझान में, जो लोगों की सोच में, कि वो अब इसको एडिशनल तो 370 और 35 इशू है, ये जो आंकड़े हैं जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मजमूई पोलिंग की ये जो आंकड़े हैं 54.4, ये 5 बजे तक का जो रिकॉर्ड था, उसके बाद फिर हो सकता है कि कोई नया आंकड़ा आया हो। तो 54.4 में ये जम्मू में ज्यादा हुआ है, बारामूला में कम हुआ है, ऐसा कुछ मामला है? जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बारामूला में जो अगर बारामूला टाउन की बात करें, जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सिर्फ 23% समथिंग वोटिंग हुई है। लेकिन जम्मू में अगर हम ओवरऑल जो जम्मू डिवीजन की बात करें तो 72% वोटिंग हुई है। और अगर हम बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी की टोटल बात करें तो वो 37% हुई है। तो मजबूत तौर पर ये रहा है परसेंटेज। समेत मैं आपके पास दोबारा आऊंगा ये जानने के लिए कि सेकंड फेज जो होना है अब 18 तारीख को, उन सेकंड फेज में श्रीनगर, उधमपुर में 2 सीटों पर पोलिंग होगी, तो उसके वहां पर क्या ग्राउंड सिचुएशन है मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल वो करते हैं कोलकाता का, शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ी है। शबाना, कोलकाता में 2 सीटों के लिए, जो मगरबी बंगाल की 2 सीटों में जो चुनाव हुए आज, कोच बिहार और अलीपुरद्वार, 81% टर्नआउट जो है ईसी ने बताया है। शबाना, ये 81% क्या बता रहा है? क्या ये 81% पिछली बार के इंतखाबी फीसद से ज्यादा है? और अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? शबाना देखिए विशाल, जैसा कि अभी आपने सुना कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने तकदीर बदलने की जो है नारे पर जो है वोट दिया है, और शायद मुल्क भर में लोगों की उम्मीदें यही है कि उनकी तकदीर बदलेगी, क्योंकि ये जनरल इलेक्शन है, पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं और हर एक को उम्मीद है कि हालात जो है वो बेहतर होंगे, उनकी जो तरक्की का जो ख्वाब है वो पूरा होगा। तो इस उम्मीद पर लोग वोट डाल रहे हैं। और आज जिस तरह से बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार में इलेक्शन हुए, आप देखें कि ये शुमाली बंगाल का इलाका है, सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ यहाँ देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस बार इलेक्शन में जितनी भी सियासी जमातें थीं, वो सबसे ज़्यादा जो फोकस था उनका वो शुमाली बंगाल था। और जो इलेक्शन की शुरुआत भी हुई तो वो अलीपुरद्वार और कूच बिहार से हुई। तो किस तरह से यहाँ पर इलेक्शन से पहले एक प्रचार का माहौल था, खुद ममता बनर्जी से लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए थे, अमित शाह भी यहाँ आए थे और लगातार जो है वो इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया था, जो लोग हैं उनके साथ जो है वो बातचीत की थी। तो इसके बाद आज जिस तरह से आंकड़े निकल कर आए हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि तस्वीरों में लोग लाइन लगाकर सुबह से जो है वो वोट डालने के लिए वो कतारों में खड़े थे, तो लोगों के अंदर एक बदलाव आया है। और ये पिछले साल के मुकाबले जो है वो ज़्यादा है। 81% कहा गया था, लेकिन अब जो है वो आंकड़ा बढ़कर जो है 81.97
फीसद जो है वो वोटिंग हुई है। 81.97 यानी थोड़ा और बढ़ गया ये। 97 बढ़ गया जी। और जिस तरह से आप देखें कि बंगाल में जो इलेक्शन की तस्वीर होती थी, तशद्दुद का माहौल होता था, उससे बिल्कुल बरक्स नजर आया आज जो पहले मरहले की वोटिंग हुई। हालांकि बंगाल में 7 मरहलों में वोटिंग होनी है 42 सीटों के लिए। तो क्या शबाना ये समझा जाए कि जो धुआंधार प्रचार जो आपने अभी बताया, धुआंधार जो तशहीर इलेक्शन कैंपेन शुमाली मगरबी बंगाल में ये जो हुआ है, इसका ये असर है 81.97%? और क्या ये बढ़ा हुआ फीसद कुछ तब्दीली ला रहा है वहां पर? बिल्कुल ये बढ़ा हुआ फीसद है। अगर आप पिछले इलेक्शन का रिजल्ट देखें तो देखिए ये 34.78% थे, उसके बाद 21.66% था जो हर पार्टियों के हिस्से में आई थी। तो आज जिस तरह से जो इलेक्शन हुए, जो 5 साल के बाद जो आज इलेक्शन की तस्वीर है, वो बिल्कुल ये जो है आंकड़ा जो है वो बिल्कुल बढ़ गया है। और जो नए वोटर है खासकर जो है उन्होंने इलेक्शन में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। चलिए, ये अगर इलेक्शन का आंकड़ा बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो बहुत ये अच्छी बात है। न्यूज़ 18 भी इस कैंपेन पर लगातार चला रहा है, बटन दबाओ देश बनाओ, तो ज्यादा से ज्यादा फीसद दर्ज हो वोटिंग, ये अच्छा है। शबाना, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा तो दूसरे मरहले में किन किन जगह पे वोटिंग होनी है, उसकी वहां पे क्या जमीनी हकीकत से बात करेंगे। अभी रुख करते हैं हैदराबाद का। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और हैदराबाद जो है वो 2-3 नामों से ज्यादा जाना जाता है। कहीं पे ज्यादा नाम इसके शोहरत बिरयानी के लिए तो है ही, लेकिन हैदराबाद की पहचान असदुद्दीन ओवैसी से भी ज्यादा जुड़ी है। और असदुद्दीन ओवैसी जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, और वो खुद हैदराबाद में उनकी किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी जिस पार्लिमानी हल्के से बिलोंग करते हैं वहां वोटिंग परसेंटेज ऐसा रहा है जिस पे आपको रश्क हो सके? अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे। अनीस, क्या कहानी है ओवरऑल तेलंगाना की? तेलंगाना की जो फीसद है वो 60% जरूर है, लेकिन पार्लिमानी हल्का जो हैदराबाद, उस पर सबकी नजर रहती है, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी के पार्लिमानी हल्के पे। और उसके साथ ये सवाल ये भी है कि क्या ये पोलिंग परसेंटेज नॉर्मल है यहाँ के लिए? पिछले इंतखाबात में ऐसे ही होता रहा है या इस बार कुछ ज्यादा फर्क पड़ा? देखिए विशाल, 4 महीने पहले यहाँ तेलंगाना में असम्बली के इंतखाबात हुए थे, तो ओवरऑल जो तनासुब था तेलंगाना असम्बली के पोलिंग परसेंटेज का, वो था तकरीबन 73%। लेकिन अब जो 4 महीने के बाद जो यहाँ पर सूरत हाल है वो ये है कि सिर्फ आज जो है वो 60% के करीब जो है तनासुब वो रिकॉर्ड हुआ है। जहाँ तक हैदराबाद हल्के लोकसभा की हम बात करें तो असम्बली में जो है यहाँ पर तकरीबन 49% पोलिंग रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन अब आज ये सूरत हाल है कि यहाँ पर सिर्फ 39% यानी 39% के करीब जो है वो पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। 10% का फ़र्क है। जब असम्बली के तनासुब की बात जब उस पर बहस हुई थी तो ये समझा गया था कि हैदराबाद में, ख़ास तौर पर पुराने शहर हैदराबाद में, वहाँ पर जो है लोगों में इलेक्शन के तय जोश और जज्बा जो है वो कम होता जा रहा है। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने थोड़े एक्टिविटीज़ किए थे आवाम के साथ, ख़ासतौर पर वहाँ के जो MP हैं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने नौजवानों के साथ चंद प्रोग्राम्स भी किए थे। उन्हें वोट डालने की तरफ राग़िब करने के लिए कई जो है मीटिंग्स भी हुई थी। लेकिन आज जो तनासुब जो सामने आया है वो बहुत ही हैरान कुन है। सिर्फ 39% के आसपास जो है वो तनासुब रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा जो हैदराबाद के अलावा जो यहाँ पर इससे मुत्तसिला जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पर भी 39.2% के करीब जो है पोलिंग वो रिकॉर्ड हुई है। लेकिन ये समझा जा रहा है कि जो सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर सेटलर्स की काफ़ी बड़ी तादाद है। आंध्रा के लोग वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आज असम्बली के भी इंतखाबात हुए हैं, तो लोगों ने वहाँ पर अपने गाँव और जो है अपने देहातों को जाकर वहाँ पर असम्बली में वोट देना जो है उसको प्रेफर किया। तो लोग काफ़ी बड़ी तादाद में, ये समझा जा रहा है कि 10 लाख के करीब लोग यहाँ से जो है वहाँ पर सफ़र करते हुए वहाँ पर आज अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। ये बात समझ में आती है। ये सिकंदराबाद के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उसके लिए ये जो
सुनने के लिए लोग परेशान रहते हैं, खास तौर से एक खास ऐसी जमात है, ऐसे लोग हैं, उनके जो फैंस हैं, और वो उनके खुद अपने पार्लिमानी हल्के में वोटिंग परसेंटेज अगर इतना गिरा हुआ होता है, 40% आप बता रहे हैं कि 38 से 40 के आसपास हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में है, तो इसका मतलब क्या निकल जाए? मतलब लोग वहां पे मतलब एकदम मुतमईन होते हैं कि वोट जो है इतना जो पड़ गया वो काफी है उनके जीतने के लिए, या फिर ये कि वो इंस्पायर नहीं हो पा रहे हैं, उनको जो है परसुएड नहीं किया जा सक रहा है MIM के जरिए? क्या है मामला? जी बिल्कुल, विशाल, ये समझा जा रहा है कि चूंकि असदुद्दीन अवैसी लगातार 3 बार जो है यहाँ से कामयाब हो चुके हैं और चौथी बार यहाँ से मुकाबला कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो है एक किस्म के जो एक इनविजिबल जो है वो होते जा रहे हैं, उनका कोई मुकाबिल नहीं है, वो किसी भी तरह जीत जाएंगे। शायद जो हैदराबाद की आवाम है, ख़ास तौर पर नौजवान जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जब जलसे होते हैं तो वो काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा होते हैं, लेकिन आज सुबह जब हम खिलवत ग्राउंड गए थे, वहाँ से हम लोगों ने कवरेज का इरादा किया था। 7 बजे से लेकर 7:40 तक हम लोग इंतज़ार करते रहे कि कोई वोटर आए और हम उनसे बात करें। 7:40 पर जो है एक बुजुर्ग अपनी बेगम के साथ नमूदार होते हैं, और उसके बाद जो है 2-3 घंटों तक भी जो तनासुब होता है वो 7 और 8% से ज़्यादा जो है वो। चलिए अनीसुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चूंकि तेलंगाना में तमाम 17 सीटों पर पहले ही मरहले में पोलिंग हो चुकी है, इसलिए अब हम आपसे दूसरे मरहले के लिए बात भी नहीं कर सकते। शुक्रिया, लेकिन ये जरूर है कि तेलंगाना के अवाम को इंतजार लंबा करना पड़ेगा 23 मई का, जब रिजल्ट सामने आएंगे। अनीस का शुक्रिया अदा करते हैं। हम अब रुख करते हैं मेरठ से, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं तंजीर अंसार। तंजीर, उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं, पहले मरहले में उत्तर प्रदेश में जो पोलिंग हुई, इसमें ये बताया जा रहा है कि मगरबी उत्तर प्रदेश के ये तमाम इलाके थे। इस पहले मरहले में किस तरह का जोश देखने को मिला है, आप हमें ये बताइए तंजीर। देखिए, पहले मरहले की वोटिंग में मगरबी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोट डाले गए, और क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा भी था, 5 बजे पहले वोटिंग ख़त्म हो जाती थी, इस बार 6 बजे तक पोलिंग हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें टर्नआउट देखने को नहीं मिला है। 63.69%, 6 बजे तक का, 5 बजे तक का टर्नआउट 59.6% था, और उसके बाद 6 बजे तक का 63.69% था, जिसमें तो अगर ये टर्नआउट ज्यादा नहीं है तो उसकी वजह क्या है तंजीम? 6% हुई है। उसके बाद जी देखिए, कई वजह हो सकती हैं। जैसे पिछले इलेक्शंस में भी ऐसा हुआ था कि कई बार वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं बहुत से लोगों के होते थे, और हमने पूरे दिन ये कवरेज की है, और जहां भी हम गए पोलिंग सेंटर्स पे, हमें कोई भी ऐसा पोलिंग सेंटर नहीं मिला है जहां पर 8-10 लोग ये शिकायत लेकर सामने ना आए हों कि उनके घर के 10 वोट थी और उसमें से 7 आई है, किसी की 5 थी तो उसमें से 2 आई हैं। तो इस तरह से इस पे भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये कि अब एक मौसम को कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो ये फैक्टर नहीं, क्योंकि दिन में 2-3 घंटे तक ही वोटिंग परसेंट पे फ़र्क पड़ा है इससे, कि जब गर्मी ज़्यादा थी और लोग घरों से कम निकले। लेकिन क्योंकि 1 घंटा बढ़ गया था, तो शाम तक 6 बजे के बाद भी यहाँ पर जो लोग 6 बजे तक पोलिंग सेंटर्स में मौजूद थे अंदर, और दरवाज़ा बंद होने तक जो अंदर वोटर्स मौजूद थे, उन्होंने बाद में 6 बजे के बाद भी कई सेंटर्स ऐसे थे मगरबी यूपी के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ में, कि जहाँ पर 6 बजे के बाद भी वोटिंग हुई है। जितने तंजीर, आपसे एक सवाल करूंगा, आप दिन भर आज आपने जहां जहां भी जिन जिन इलाकों का या बूथों का दौरा किया, कौन सी एक ऐसी बात नजर आई आपको जो आप उसे बिल्कुल एक अलग सा मामला देखते या समझते हैं, जो बिल्कुल हैरान करने वाला था आपके लिए? जी देखिए, हैरान करने वाला इस तरह से जो नौजवान वोटर था, कई जगह पे मुझे ये लगा कि नौजवान वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में और जोश के साथ वोट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह पर मुझे नौजवान वोटर्स और फर्स्ट टाइम वोटर्स में उतना जोश नज़र नहीं आया कि वो निकलें और अपना वोट कास्ट करें। तो ये एक चीज़ मुझे हैरान करने वाली। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए, सेकंड फेज के लिए क्या तैयारी है? किस तरह के वहां पर मुद्दे सेकंड फेज में हावी हो सकते हैं? कौन सा इलाका है सेकंड फेज में उत्तर प्रदेश में?
नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी, इन जगहों पर सेकेंड फेज के तहत 18 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आप इसे लेकर क्या देख रहे हैं? वहां पर इन इलाकों में जो गठबंधन है, जो एनडीए है, किस तरह की सियासत वहां दिख रही है? थोड़ा शॉर्ट पे जवाब दीजिएगा तंजीम। जी देखिए, 2014 की अगर हम बात करें तो लहर में बीजेपी ने यहाँ क्लीन स्वीप की थी, लेकिन मगरबी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के लिए जिनके लिए आज वोटिंग हुई है, 8 सीटों के लिए अब जो वोटिंग होगी सेकंड फेज में, तो इन यहाँ की सियासत उससे बहुत अलग नहीं है। किसानों के वही मुद्दे हैं, आम लोगों के वही मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ जात, बिरादरी और मजहब के नाम पे ही वोट डाले जाएंगे बहुत हद तक। और इसी तनासुब से जो है वो टिकट भी इसी फैक्टर को देख के यहाँ पर सभी सियासी जमातों ने दिया है। तंजीर, हम आप रुख करेंगे शबाना एजाज का। शबाना, दूसरे मरहले में जो 18 अप्रैल को वोटिंग होगी, मगरबी बंगाल से जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और रायगंज, ये जो 3 हलके हैं, यहां किस तरह की सियासत है और क्या लग रहा है इस बार इन इलाकों में क्या कुछ मुद्दे ज्यादा अहम हैं? शबाना, देखिए, जिस तरह से दूसरे मरहले में जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और रायगंज है, दार्जिलिंग जो है वो बीजेपी का जीता हुआ सीट है और बीजेपी को इस सीट पर जो है दोबारा कब्जा जमाना है। वहीं ममता बनर्जी के लिए पहाड़, दार्जिलिंग जो पहाड़ी इलाका है, उसको अपने कब्जे में, अपनी पार्टी की गिरफ्त जो है वहाँ मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने इस बार गोरखा जो मोर्चा है उसके साथ जो है वो मिलकर जो है वो उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया है, जो गोरखा के उम्मीदवार हैं, और वो तृणमूल के परचम पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ रायगंज का एक इलाका है जो सीपीएम की जीती हुई सीट है। जिस तरह से बंगाल का सियासी माहौल है, सीपीएम और कांग्रेस जो सियासी तौर पर कमजोर हो रही है, ऐसे में रायगंज की सीट जीत कर आना मोहम्मद सलीम के लिए, जो पार्लियामेंट में एक जोरदार जो है उनकी आवाज सुनी जाती है, जो एक मजबूत लीडर माने जाते हैं सीपीएम के, तो उनके लिए वो सीट को बचाना जलपाईगुड़ी के लिए वो ऑक्सीजन का काम करेगी। और अगर सीपीएम जो है वो उस जगह से जीत नहीं पाती है तो फिर सीपीएम के लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल होगा सियासी तौर पर जो है वो अपने आप को बंगाल में मुस्तकिम बनाना, क्योंकि जरूरी इस बात की है कि जो सीटें जीती हुई थी उस पर दोबारा अपना कब्जा बनाए रखे। वहीं जलपाईगुड़ी तृणमूल कांग्रेस के हिस्से में है और तृणमूल कांग्रेस ठीक है, उसके लिए भी चैलेंज है। समीर, जल्दी से आपके पास आ रहा हूं। 18 अप्रैल को 2 सीटें जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर, उधमपुर, किसके खाते में अभी ये सीट है? वहां की सियासत मौजूदा क्या है? समीर, शॉर्ट आंसर। देखिए जी, उधमपुर जो है वो एक बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है, दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और वहाँ पे दिग्गज बीजेपी के नेता और पीएमओ में जो है एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो उस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ से उधमपुर से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जो मुकाबले में है कांग्रेस के जो करण सिंह के बेटे हैं वो है वहाँ पे। और इस सीट में प्रॉब्लम ये हो गई है बीजेपी को कि वहाँ चौधरी लाल सिंह, जो कि खुद राजपूत हैं, और जितेंद्र सिंह भी राजपूत है, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ हर्षदेव जो पैंथर्स पार्टी के हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो 3 नहीं, मैं उधमपुर की बात कर रहा हूं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुकाबले में कड़ा मुकाबला है। वहां पे जो कांग्रेस है उसको पीडीपी का भी अब श्रीनगर के बारे में बताइए समीर, समय कम है, वक्त कम है। और चुनाव वैली की जहां डोडा किश्तवाड़ की बात, श्रीनगर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए ये सीट हमें कह सकते हैं कि वो आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि वहां उनके मुकाबले में कोई नहीं है। और ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये सीट हमेशा रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बड़ा नाम है, तो उनके मुकाबले में जो वहां कैंडिडेट हैं, जो पीडीपी के कैंडिडेट है, वो कमजोर हैं। कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट उधर उनके खिलाफ नहीं उठाया है, तो जाहिर तौर पर फारूक अब्दुल्ला के लिए एक सीट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। वक्त की थोड़ी कमी है, वरना और बात हो सकती थी। और नाज़रीन का भी शुक्रिया। तो ये जो हो गया पहला दौर और बाकी बचे 6 और, तो अगला जो मरहला है वो 18 अप्रैल को है। 18 अप्रैल में इन जगहों पर किन किन के बीच अहम टक्कर हो सकती है, हमने अपने नुमाइंदों से बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू पर और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।